हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा पोएट्री। पाठ का नाम है एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एक स्टैंजा पढ़ाया बेटा, समझ में आया? तो जब आप अपनी किताब देखोगे तो वहां लिखा, उसका नाम लिखा होगा फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। यानी बताया था कविता बहुत बड़ी है, उसमें से यह 5 स्टैंजा हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया, नहीं? तो ओरिजिनल कविता का ओरिजिनल नाम क्या हुआ? एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। समझ नहीं आया क्या कहा? जब आप रेफरेंस लिखना तो फ्रॉम शब्द ना लगाना। रेफरेंस जब लिखना तो वहां पर नोट केवल पाठ का नाम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, एक स्टेंजा हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा, समझ में आ गया? पक्का? तो आ गया तो पाठक कईयों बार रिपीट करते हैं बेटा, इसलिए नहीं कि पाठक को कुकुर काटे। कईयों बार रिपीट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं बेटा कि आपको बोलना आ जाए। अरे अंग्रेजी बोलना आ जाए यार, इसलिए रिपीट किया जाता है। बाकी तो हम एक बार पढ़ा दें, लिखा दें, रट लो, इंपॉर्टेंट बता दें, जाकर लिख देना, वही आ जाएगा, नंबर पा जाओगे। बार बार रिपीट इसलिए करते हैं, उसको जितनी बार सुनोगे कुछ नया लगेगा बेटा, आपको बोलना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोगों के समय में इसी ढंग से गुरुजी पढ़ाते थे। यानी गुरुजी बोझ नहीं समझते थे पढ़ाना, उनका पढ़ाना क्या है, शौक था, और वह चाहते थे कि हमारे विद्यार्थी भी उसी प्रकार से बोलना सीखें। हमारी बात सुनो ना? तो आपको बोलना कैसे आएगा? जितना ज्यादा से ज्यादा सुनोगे। 8 9 का बच्चा है, जब मम्मी पापा कईयों बार कहते हैं दादा, काका, मामा, नाना, तब वह धीरे धीरे बोलता है ना, वही आपको सिखा रहा है ना बेटा। बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। तो जब बोलना आने लगेगा तो धीरे धीरे लिखने का अभ्यास भी करना पड़ेगा, वो भी आने लगेगा। तो आपको जितना कहा जाए, जितनी बार हम उसको बोलें, उसको सुनिए। नहीं क्लियर है, दोबारा फिर उसको रिपीट करके, क्योंकि तो आपके पास है ये, जितनी बार देखोगे हमेशा आपको यानी कि सीख मिलेगी उससे। हमारी बात सुनो। तो कल हमने बताया था बेटा, इसको सुन ध्यान से। नहीं, एक कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि यार यही बार बार कर रहे हैं, तो बार बार इसलिए नहीं करेंगे हमको कुकुर काटे। हम तो एक ही बार बता के छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको सलाह देते हैं कि पूरा वो एपिसोड देखना चाहिए, तब जाकर के आपको सीख मिलेगी, आप ट्रेंड हो गए बेटा। हीरो बनाते हैं ना। और जो वे बता रहे हैं पढ़ने का तरीका क्या है, इसको समझो। पढ़ने का तरीका है कि अध्यापक 10 बार एक चीज को बता रहा है, इसलिए नहीं कि वह मूर्ख है, इसलिए कि हमारे बच्चे को, हमारे विद्यार्थी को, हमारे शिष्य को आने लगे, वह योग्य बने। ठीक है बेटा? आए बेटा कॉमन पॉइंट? तो हमने कल पढ़ा था बेटा, पाठ का नाम है एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इस पाठ को लिखा है थॉमस ग्रे ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में एक ट्रांजिशनल पोएट के रूप में जाना जाता है। ट्रांजिशनल पोएट किसे कहते हैं, पीछे हम कल बताए, जो युग बदल दे, युग का संस्थापक, युग प्रवर्तक। यह कविता एक शोक गीत है, एलजी है। इस कविता की राइम स्कीम है ए बी ए बी। कविता की विषय वस्तु है कि हमें अपनी किसी भी चीज पर गर्व नहीं करना चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी रूपी यात्रा का अंतिम मकसद
कब्र है, अंतिम लक्ष्य क्या है? कब्र है। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने एक देहात के गिरजाघर के आसपास के शाम के समय का प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण यहां पर किया है। शाम का समय है, कविता यह है कि शाम का समय है, थॉमस ग्रे एक देहात के गिरजाघर में बैठा है, खड़ा है। उसी समय चर्च यार्ड की घंटी कर्फ्यू के घंटी की तरह बजती है, जो यह बता रही है कि चर्च यार्ड के आसपास का इलाका जंगली जानवरों के भय और आतंक से व्याप्त होने वाला है। बूढ़े दिन की मौत पर चर्च यार्ड की घंटी नेल घंटी की तरह, घड़ी घंटाल नेल घंटी की तरह बजती है, जो बता रही है कि अब शाम होने वाली। पहली लाइन सीधे करे कि शाम होने वाली है, लेकिन कैसे कहा गया, यही साहित्य बेटा, कितना रोचक बना कहा गया। तो चर्च यार्ड में बजी हुई कर्फ्यू की घंटी की आवाज को सुनकर चर्च यार्ड के आसपास के खेतों में चरने वाले जानवर हुंकार मारते हुए, ऊं करते हुए, चौकरते हुए, दौड़ते हुए अपने घर को वापस जा रहे, क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों से क्या है डर। अरे भागो भागो यार, आतंक है किसका? जंगली जानवरों का। चारागाह के ऊपर मंद मंद मंथर मंथर गति से ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चल रही है। चर्च यार्ड में बजी हुई कर्फ्यू की घंटी की आवाज को सुनकर चर्च यार्ड के आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान भी अपने घर को वापस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी जंगली जानवरों से क्या है? डर है। कब लिखना क्या चाहता है उसको अनुभूत करो। उसमें थोड़े लिखा है कि डरते हैं, तो वो ये कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि उन किसानों को जंगली जानवरों से क्या है? भय है, इसलिए वह अपने घर को शाम के समय वापस जा रहे हैं। दिन भर धूप में कठिन परिश्रम करने के बाद किसान लोग पूर्णतया थक चुके हैं, इसलिए वह अपने रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो कि रास्ता खुद थक गया। जैसा कि हम जानते हैं रास्ता कभी थकता नहीं है, इसका मतलब उस रास्ते पर चलने वाले किसान पूर्णतया थक चुके हैं। तो चर्च यार्ड में बजी हुई कर्फ्यू की घंटी की आवाज को सुनने पर चर्च यार्ड के आसपास के खेतों में चरने वाले जानवर और काम करने वाले किसान अपने घर वापस जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों से क्या है? डर है। अब चर्च यार्ड के संसार में, चर्च यार्ड के जगत में, चर्च यार्ड के आसपास कुछ नहीं है, केवल दो चीजें हैं, कवि और अंधेरा। यानी चर्च यार्ड के अंधेरे में कवि इस समय अकेला है, उसका वहां कोई साथी नहीं। इस प्रकार से कवि ने इस पाठ के पहले स्टैंजा में चर्च यार्ड के आसपास के शाम के समय के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। एक बार सुनते हुए फिर आगे पढ़ेंगे, ध्यान सुनो। द पोएम एन एलजी written in a country churchyard has been composed by Thomas Gray, who is famous as a transitional poet in the world of English literature. This poem is an LG. पाठ से सीधे क्लियर है। This poem is an LG. The rhyme scheme of the poem is ABAB. The theme of the poem is, the essence of the poem is that we should not be proud of our anything, because the goal of life's journey is nothing but death. The goal of life's journey is nothing but grave. So by using the power of his magic pen, the poet Thomas Gray has tried his best to draw
the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of evening in the opening stanza of this poem. It is about to be evening. The poet Thomas Gray is sitting in the churchyard of a country at the time of evening. In the meantime, the bell of the churchyard is rung like a curfew bell. The bell of the churchyard is rung like a curfew bell, which is indicating that the atmosphere is about to be filled with the horror and terror of the wild animals. On the death of the Budhodin, on the death of the Ulde, the bell of the churchyard is rung like a nail, which is indicating that it is about to be evening. So on hearing the voice of the curfew bell in the churchyard, the cattle which were grazing in the fields around the churchyard are going back to their residence because they all are afraid of wild animals. चरागाह खाली हो गया तो स्वीट कूल एंड परफ्यूम्ड विंड इज ब्लोइंग स्लोली over the grassland. On hearing the voice of the curfew bell in the churchyard, the ploughmen who were working in the fields around the churchyard are also going back to their residence because they are also afraid of wild animals. After working hard during the whole day in the sun, the ploughmen are totally tired, so they are moving slowly on their path. It seems to the poet as though the way itself had been tired. As we know, the way never tires. It means the ploughmen who are moving on the way are totally tired. So on hearing the voice of the curfew bell in the churchyard, the ploughmen and the cattle that were in the fields around the churchyard have gone back to their residence because they all are afraid of wild animals. Now the poet is alone in the darkness of the churchyard. There is no companion of the poet in the churchyard but darkness. It means the poet is alone in the darkness of the churchyard. In this way, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature around the churchyard of a country at the time of evening in the opening stanza of this poem. ठीक आ गया, इतना पढ़ा चुके थे। अब देखो बीच में क्रॉस लगा होगा, इसके बाद जो स्टेंजा है बीच में क्या लगा है? क्रॉस। मतलब क्या वर्ड है? इस क्रॉस का मतलब यह है कि इस बीच में और बहुत सारे स्टेंजाज हैं। बताया ना कविता बहुत बड़ी है, उनको हमको पढ़ना नहीं है, तो और बहुत सारे स्टेंजाज हैं। अब ये देख रहा है दूसरा, देखो शुरू करें, क्या लिखा बेटा? Beneath those rugged elm that you tread, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of Hamlet asleep. गांव से संबंधित हो ना हो तो पहुंच जाओ कहां? ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान की क्या स्थिति है इस स्टैंजा में यह बताएगा। तो कब्रिस्तान में क्या है? बड़े बड़े पुराने देवदार के पेड़। कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान घिरा हुआ है, कब्रिस्तान में बहुत सारे क्या हैं? देवदार के और सदाबहार के क्या हैं? पेड़। अरे देवदार, बरगद के पेड़ जानते हो यार? बरगद का पेड़ इसी ढंग का होता है और सदाबहार हमेशा हरा भरा रहता है। तो उस कब्रिस्तान में बहुत सारे देवदार के और सदाबहार के क्या हैं? पेड़।
कब्रिस्तान में। उन पेड़ों के नीचे बहुत सारी कब्रें हैं। अब गांव की कब्र में का ताजमहल बना होगा? अरे माटी की कब्र बनी है। तो जब कब्र बनती है देखते हो मिट्टी जो है जब भरते हैं तो थोड़ा ऊपर उठी रहती है ना, मिट्टी जो है ऊपर उठ जाती है। कब्र जब ढकते हैं, अरे दफनाने के बाद जब कब्र ढकी जाती है तो मिट्टी थोड़ा ऊपर फूल जाती है, ऊपर आ जाती है। उस मिट्टी में ना बेटा कीड़े लग गए। अरे देखते ना कीड़े जो है मिट्टी को चाल देते हैं। मिट्टी को, ऊपर वाली मिट्टी को कीड़े नहीं कभी कभी चाल देते हैं। और उस बेकार की माटी में सूखी घास उगी हुई है। पेड़ है, पेड़ के नीचे कब्र है, कब्र ढकने पर थोड़ा ऊपर हो जाती है तो उसके ऊपर कीड़ों ने मिट्टी को क्या कर दिया, चाल दिया है। अब छलनी कर दिया है। अरे देखते नहीं यार कभी कभी, ये देखो ये ईंटा जो है, ये देखो ये ईंटा झर रहा है, तो मिट्टी जो है बेकार की है। उस बेकार की मिट्टी में क्या उगी हुई है, सूखी घास। तो शाम का समय है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कवि कहता है कि वह कब्रें सूखे घास का बंडल है, जैसे है सूखा घास का बंडल ऐसे लगाओ, उचियाक रहता ना ऊंचा, सूखे घास का बंडल की तरह है। उस प्रत्येक कब्र में उस छोटे से गांव के पूर्वजों को, सीधे साधे पूर्वजों को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। और जहां कहीं दफनाया गया है वह चौकस सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यही पढ़ना था। चले दृश्य समझ आ गया? किताब देखिए, लिखा है बीनीथ माने नीचे, कलम है हाथ में ना, लिखते जाओ किताब पर ही। बीनीथ माने नीचे, दोज माने उन, रग्ड माने भद्दे। अरे जब बरगद का पेड़ पुराना, बरगदा ही नहीं सुने हो यार, बरगद का पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है तो देखते नहीं जटा जूट रखा है, खड़ा रहता है, तो भद्दा दिखाई देता है ना। तो उन भद्दे, अंश माने देवदार, उन भद्दे देवदार पेड़ों के नीचे, दैट यू ट्री सेड, यू माने सदाबहार, उन सदाबहार पेड़ों की सेड माने छांव, एम्स माने देवदार, यू माने सदाबहार, उन सदाबहार पेड़ों की सेड माने छांव में। ठीक है, अब दूसरी लाइन के अंत में चल जाओ, क्या लिखा बेटा, ए मोल्डरिंग हीप, मैनी ए मोल्डरिंग हीप। मैनी माने कई, कई एक, मोल्डरिंग माने ऐसी माटी जिसको कीड़ों ने चाल दिया हो, हीप माने ढेर, ऐसी माटी जिसको कीड़ों ने क्या कर दिया हो, चाल दिया हो। यार खेतों तुम देखते नहीं, गांव संबंधी तो पहले बता दिया, तो कीड़े नहीं चाल देते मिट्टी को। तो कह रहा है कई एक मिट्टी के, कीड़ों द्वारा चाली गई मिट्टी के हीप माने ढेर हैं, हीप माने ढेर हैं। उन पेड़ों के नीचे बहुत सारे, मैंने ये माने कई सारे, बेकार की मिट्टी, कीड़ों ने चाल दिया, मिट्टी क्या हो गई, बेकार की, बेकार की मिट्टी के ढेर हैं। उस मिट्टी के ढेर में, ढेर पर टर्फ उगी हुई है। टर्फ माने सूखी घास। क्या घास जब उगी थी तो हरियर थी, अब क्या हो गई, सूख गई है। तो हीप्स माने उभरा हुआ, ऊंचा उठा हुआ, यानी कि दूर से देखने पर लगता है कि वह कब्रें नहीं हैं बल्कि सूखे घास का क्या है, बंडल है। क्योंकि शाम है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, सूखे घास का क्या है, बंडल है। क्या बताया फिर से, उन भद्दे देवदार पेड़ों के नीचे,
उन सदाबहार पेड़ों की छांव में बहुत सारी कब्रें हैं। आ गया सुनो? उन कब्रों के ऊपरी सतह पर जो माटी पड़ी है उसको कीड़ों ने चाल दिया है। उस बेकार की मिट्टी के ढेर पर सूखी घास उगी हुई है, तो दूर से देखने पर लगता है कि वह हीप्स हैं, यानी सूखे घास का बंडल। ठीक है? यानी कि उन कब्रों के दशा बहुत है दैनी। ईच इन हिज नैरो सेल। नैरो माने संकीर्ण, सेल माने जानते होगे। अरे यार, टाट का सेल देखे हो? बताइए, गोल गोल होता है कि लंबा लंबा होता है? लंट हो, गोल गोल भी होता है, लंबा लंबा भी होता है। तो कब्र देखे हो आजकल बहुत सारी खुद रही है कोरोना के कारण। तो अरे यार, अमेरिका हर जगह कब्र खुद रही है, तो लंबी लंबी होती है और गोल गोल भी होती है। उस प्रत्येक सेल का अर्थ यहां पर क्या हुआ? कब्र से। उस प्रत्येक सकरी कब्र में फार इवर लेड, हमेशा के लिए लिटा दिए गए हैं। फार इवर लेड, लेड माने लिटा दे। अरे ले का थर्ड फॉर्म है। फार इवर लेड, हमेशा के लिए लिटाए गए हैं। कौन? द रूड माने अशिष्ट, अनपढ़, गंवार। फोर फादर्स माने पूर्वज। सीधे साधे, अनपढ़, अशिक्षित पूर्वजों को। तो अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो सीधे साधे क्यों? इसको समझना। जितना शिक्षा का विकास होगा उतने दिमाग बढ़ेगा। तो दिमाग दो ढंग से बढ़ता है, एक तो कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। दो ढंग से दिमाग बढ़ते हुए। जितने आप पढ़े लिखे होगे उतने आपका हरामीपन वाला दिमाग भी बढ़ सकता है। अरे माल्या नाम सुना होगा, एक ठो अनपढ़ है क्या? नीरव मोदी नाम सुना होगा, इस समय सब फरार हैं, पढ़े लिखे हैं ना। एक नाम सुना होगा यादव सिंह। अरे यार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे नोएडा में, तो ये भी तो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे हैं, थे कहाँ, भी मरे थोड़े हैं। लेकिन इनका कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है, डिस्ट्रक्टिव माइंड है। तो शिक्षा, जब शिक्षित होते हो तो हरामीपन वाला भी दिमाग बढ़ता है। तो बताइए, सीधे साधे हैं, ये महाहरामी पीस हैं। ये इंजीनियर बने, किंग फिशर का मालिक बना, तो ये सब पढ़े लिखे हैं लेकिन सीधे साधे नहीं। जितनी ज्यादा अशिक्षा होगी, अनपढ़ होंगे, वे बेचारे क्या होंगे? सीधे साधे होंगे। तो वही कहा कि द रूड फोर फादर्स, सीधे साधे अनपढ़ अशिक्षित पूर्वजों को ऑफ द हैमलेट, हैमलेट माने होता है छोटा सा गांव, उस छोटे से गांव के सीधे साधे अनपढ़ अशिक्षित फोर फादर्स माने पूर्वजों को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया? लिटा दिया गया। और जहां कहीं लिटाया गया है स्लीप, वे सो रहे हैं, चिर निद्रा सो रहे हैं। कोई माइक बच्चा उनके बिस्तर से उनको जगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वे जिंदगी से थक चुके हैं। सीधे साधे थे, हरामी पीस नहीं थे, माल्या नहीं, विजय माल्या नहीं थे, नीरव मोदी नहीं थे, यादव सिंह नहीं थे। सीधे साधे अनपढ़ अशिक्षित पूर्वजों को हमेशा के लिए उसमें क्या कर दिया गया है? लिटा दिया गया है। और जहां कहीं उनको लिटाया गया है वे चिर निद्रा सो रहे हैं। कोई माइक बच्चा उनके बिस्तर से उनको जगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वे जिंदगी से थक चुके हैं। जिंदगी से थके हुए होने के कारण अपनी कब्रों में लेटे हैं, आराम कर रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस। ये लगा चले।
हिंदी समझ आ गई? ध्यान सुनो बेटा, पाठक इस समझो। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के दूसरे स्टैंजा में एक देहात के गिरजाघर के ठीक बगल कब्रिस्तान के वास्तविक चित्र को चित्रित करने की क्या की है, कोशिश की। शाम का समय है, कवि एक देहात के गिरजाघर में बैठा है। देहात के गिरजाघर में बैठा हुआ कवि जब अपनी निगाहों को कब्रिस्तान की ओर फेंकता है तो उसे पता लगता है कि कब्रिस्तान में बहुत सारे देवदार के और सदाबहार के पेड़ उगे हुए हैं। उन पेड़ों के नीचे बहुत सारी कब्रें हैं। उन कब्रों की दशा बहुत दयनीय है। उन कब्रों के ऊपरी सतह पर जो माटी पड़ी है वह बेकार की हो गई। उस बेकार की माटी में सूखी घास उगी हुई है, तो देखने पर पता लगता है कि वह कब्रें नहीं हैं बल्कि सूखे घास का बंडल। उस प्रत्येक सकरी कब्र में उस छोटे से गांव के सीधे साधे अनपढ़ अशिक्षित पूर्वजों को हमेशा के लिए दफना दिया गया, और जहां कहीं उनको दफनाया गया है वह चिर निद्रा सो रहे हैं। कोई माइक बच्चा उनके बिस्तर से उनको जगा नहीं सकता, क्योंकि वह सभी जिंदगी से थक चुके हैं। जिंदगी से थके हुए होने के कारण अपनी कब्रों में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ये बोलेंगे, शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the graveyard just beside the churchyard of a country at the time of evening in the second stanza of this poem. The poet Thomas Gray is sitting in the churchyard of a country at the time of evening. So sitting in the churchyard of a country at the time of evening, the poet Thomas Gray throws his eyes towards the graveyard. Sitting in the churchyard of a country at the time of evening, the poet Thomas Gray throws his eyes towards the graveyard and comes to know that there are growing a number of elm and yew trees in the graveyard. Under those trees, there are a number of graves. Under those trees, there are a number of graves. The condition of those graves is very poor. The condition of those graves is very poor because the soul माने मिट्टी, because the soul which is lying on the upper surface of those graves has become useless. In the useless soul of those graves, there is growing dry grass. It seems to the poet as though those graves were the bundles of dry grass. In each and every narrow grave, the poor, uncivilized, illiterate forefathers of the small villagers have been laid buried. And wherever they have been buried, they are sleeping everlasting sleep. Nobody of this world can make them awake from their peaceful bed, because they all are tired of their life. On account of being tired of their life, they are lying, sleeping and taking complete rest in their graves without any disturbance. कुछ समय कोई माइक बच्चा उनको जगा नहीं सकता। कुछ समय बेटा, एक बार फिर सुनते बेटा। हाँ बेटा, एक बार फिर हिंदी सुनते बेटा। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के दूसरे स्टैंजा में एक देहात के गिरजाघर के ठीक बगल कब्रिस्तान के प्राकृतिक चित्र को चित्रित करने की क्या की है, कोशिश की है। शाम का समय है, कवि एक देहात के गिरजाघर में बैठा है। देहात के गिरजाघर में शाम के समय बैठा हुआ कवि
अपनी निगाहों को कब्रिस्तान की ओर फेंकता है तो उसे पता लगता है कि कब्रिस्तान में बहुत सारे देवदार के और सदाबहार के पेड़ उगे हुए हैं। उन पेड़ों के नीचे बहुत सारी कब्रें हैं। उन कब्रों की दशा बहुत ही दयनीय है। क्यों? क्योंकि उन कब्रों के ऊपरी सतह पर जो माटी, अरे मिट्टी यार, माटी, जो मिट्टी पड़ी है वह बेकार की हो गई है। उस बेकार की मिट्टी में सूखी घास उगी हुई है। तो दूर से देखने पर लगता है कि वह कब्रें नहीं हैं, बल्कि सूखे घास का क्या है, बंडल है। उन प्रत्येक सकरी कब्र में उस छोटे से गांव के विजय माल्या नहीं, नीरव मोदी नहीं, यादव सिंह नहीं, क्या सीख मिल रही है? कुछ समझ आ रहा है ना? आप पढ़ रहे हो तो दिमाग कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए बेटा, डिस्ट्रक्टिव नहीं। शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन दिमाग विकसित हो तो कंस्ट्रक्टिव विकसित होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। सभी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन यही लोग तो पढ़े लिखे हैं। ये बताइए, कुख्यात हैं कि विख्यात हैं? कुख्यात न बनना, विख्यात बनना बेटा। हमारी बात सुनो ना। तो सीधे साधे कहा गया, वो बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अयोग्य हैं, गरीब हैं। उस छोटे से गांव के सीधे साधे अनपढ़ अशिक्षित पूर्वजों को हमेशा के लिए उन कब्रों में दफना दिया गया है। नोट। और जहां कहीं उनको दफनाया गया है वे चिन्हदा सो रहे हैं। चिन्हदा सोना ना, भैरव घाट वाली। कोई माइक बच्चा उनके शांत बिस्तर से उनको जगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वे जिंदगी से थक चुके हैं, इतना ज्यादा थक गए हैं कि वे अपनी कब्रों में लेटे हैं, आराम कर रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, साउंड प्रूफ कमरे में सो रहे हैं। उनको कोई माइक बच्चा जगा नहीं सकता। ये लिखा पक्का? समझ आए? हिंदी शुरू करें, लेंगे तो पाठक स्टाइल। बताया बेटा। बाई यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द पोएट थॉमस ग्रे हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू ड्रॉ द रियल पिक्चर ऑफ द ग्रेवयार्ड जस्ट बिसाइड द चर्चयार्ड ऑफ ए कंट्री एट द टाइम ऑफ इवनिंग इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। The poet Thomas Gray is sitting in the churchyard of a country at the time of evening. Sitting in the churchyard of a country at the time of evening, the poet Thomas Gray throws his eyes towards the graveyard. अब थ्रोज माने आंखें निकाल नहीं फेंक दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। थ्रोज हिज आइज। Sitting in the churchyard of a country at the time of evening, the poet Thomas Gray throws his eyes towards the graveyard and comes to know that there are growing a number of elms and yew trees. There are growing a number of elm and yew trees in the graveyard. Under those trees, there are a number of graves. The condition of those graves is very poor, because the soul, मानिमिट्टी, the soul which is lying on the upper surface of those graves has become useless. In the useless soul of those graves, there is growing dry grass. So it seems to the poet as though those graves were the bundles of dry grass. In each and every narrow grave, the poor, uncivilized, illiterate,
forefathers, ancestors of the small villagers have been laid buried, and wherever they have been buried, they are sleeping everlasting sleep. No माई का बच्चा of this world, nobody of this world can make them awake from their peaceful bed, because they all are tired of their life. They all are sick of their life. They all are tired of their life. On account of being tired of their life, they are lying, sleeping, and taking complete rest in their graves without any disturbance. In this way, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature in the churchyard, in the graveyard of a country at the time of evening, in the second stanza of this poem. कुछ समझ पक्का? एक बार फिर सुन लेते हैं बेटा, फाइनल, गुड, शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा, मन लगा करके थोड़ा सा। और अगर एक बार सुनने पर 2 बार 3 बार पाठक पढ़ाने से ना हुए तो हम आपको सलाह देंगे बेटा कि इसको 2-3 बार फिर देखो, मौज आएगी बेटा, हिंदी जैसा लगे, हिंदी जैसा। क्या सिखाया बेटा? By using the power of his jadwi pen, by using the power of his magic pen, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the beautiful surroundings of nature in the graveyard of a country. मजा नहीं है? By using the power of his magic pen, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the graveyard just beside the churchyard of a country at the time of evening, in the second stanza of this poem. It is about to be evening. The poet Thomas Gray is sitting in the churchyard of a country at the time of evening. So sitting in the churchyard of a country at the time of evening, the poet Thomas Gray throws his eyes towards the graveyard and comes to know that there are growing a number of elm and yew trees in the graveyard. Under those trees, there are a number of graves. The condition of those graves is very poor, because the soul which is lying on the upper surface of those graves has become useless. In the useless soul of those graves, there is growing dry grass. It seems to the poet as though those graves were the bundles of dry grass. In each and every narrow grave, the poor, uncivilized, illiterate forefathers, ancestors of the small villagers, have been laid buried, and wherever they have been buried, they are sleeping everlasting sleep. Nobody of this world can make them awake from their peaceful bed, because they all are tired of their life. They all are sick of their life. On account of being tired of their life, they are lying, sleeping, and taking complete rest without any disturbance in their graves. In this way, the poet Thomas Gray has tried his best to draw the real picture of the graveyard just beside the churchyard of a country at the time of evening, in the second stanza of this poem. आ गया समय तो लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब किया करें, अपने साथियों के बीच में, अपने स्कूल के विद्यार्थियों के बीच में बता दो कि टाइमिंग जो है शाम 5 बजे लिटरेचर के लिए और रात 9 बजे ग्रामर के लिए। तो आपको सलाह देते हैं कि जितना आप इसका प्रचार प्रसार करें, यही पाठक की गुरुदक्षिणा है। थैंक यू।